everyone, and welcome back to the new video. Today we are going to solve October November 2024 5-1 S1. Let's start with this. Now the first question says that Nicola throws an ordinary fair six-sided dice. The random variable x is the number of throws that she takes to obtain six. Okay. वो तब तक सॉल्व फेंक रही है डाइस को जब तक उसको सिक्स नहीं मिल जाता. सो दैट्स अ क्लियर केस ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट. अब उसने स्टेट अवे हमें कहा है कि वी आर सपोज टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 8. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है. क्यू फेलियर की आ जाएगी आपके पास 5 डिवाइडेड बाय 6, राइट. तो अब यहाँ पे उसने लिखा हुआ है हमारे पास फॉर्मूला होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन एंड इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू 1 माइनस क्यू रेज टू पावर आर. और याद होना चाहिए आपको लेस देन के साथ इक्वल्स टू आना मस्ट है. ठीक है जी. तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 8. सो इसको सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 7. ठीक है जी. अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो वो मेरे पास क्या बनेगा, 1 माइनस क्यू के आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 6 रेज टू पावर 7. सो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 0.721. ठीक होगी बात. सो दिस इज द आंसर फॉर अस. नेक्स्ट उसने हमें क्या कहा है, कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट निकोला थ्रोज 6 फॉर द सेकेंड टाइम और हर 8th रो, राइट. अब ये जो क्वेश्चन है ये बायनॉमियल और ज्योमेट्रिक का मिक्स है, राइट. तो उसने कहा है 8th रो पे उसको सेकेंड टाइम 6 मिले. 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पे जाके बेटा उसको 6 मिला ही मिला. ठीक है. तो यहाँ पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, दैट इज गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाय 6. इससे पहले ये जो उसने 7 ट्राइज ली हैं ये क्या होंगी हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी योर बायनॉमियल. ठीक है. कितनी ट्राइज हैं ये आपके पास 7 है. अब ऑब्वियस ही बात है ये उसने सेकेंड टाइम 6 लिया है तो ऑब्वियस ही बात है जो फर्स्ट टाइम होगा वो इधर कहीं पे होगा. अब वो फर्स्ट पे आए, सेकंड पे आए, थर्ड पे आए, हमें नहीं पता. तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा बेटा, दैट इज गोइंग टू बी 7C1. 7 में से एक जगह कहीं पे उसको 6 मिला है, हमें नहीं पता कहाँ पे मिला है. हो सकता है उसको फर्स्ट पे मिल गया हो, सेकंड पे हो, थर्ड पे हो, फोर्थ पे हो, फिफ्थ पे हो, सिक्स्थ पे हो, सेवन्थ पे हो, वी डोंट नो दैट, राइट. सो 7C1 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 1/6 रेज टू पावर 1 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 6 रेज टू पावर आपके पास 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये जो 1/6 है ये एज इट इज लिख देंगे हम. ठीक है. तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा 7C1 दैट इज गोइंग टू बी 7 मल्टीप्लाई बाय इसको और इसको कंबाइन कर सकते हैं 1/6 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 6 रेज टू पावर 6. तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो यहाँ से मेरे पास जो आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी 0.0651. दैट लीड्स अस टू द आंसर. I hope that is clear to everyone. Right जी. नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 बेटा हमें कहता है it says that the random variable x takes a value of -2 -1 0 2 3. It is given that p x इज इक्वल्स टू स्मॉल x इज दिस. अच्छा, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लिखा बड़े अजीब तरीके से होता है. उसका कहने का मकसद ये है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू x जो है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू k इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2. वो कह ही रहा है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटीज़ बेटा कैलकुलेट हो रही है वो इस फॉर्मूले से हो रही है, राइट. आपका जो रैंडम वेरिएबल x है उसके अंदर जो वैल्यूज़ आ सकती हैं वो -2 -1 0 2 3 है. ठीक है. तो टेबल बना देते हैं इधर. बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो देखने में बस मुश्किल लग रहा है. दिस इज गोइंग टू बी x, यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x. 1
2 and this is 3. क्या आएंगी वैल्यूज यहाँ पे हमारे पास? दिस इज गोइंग टू बी -2, -1, 0, 2 एंड 3. अब सबसे पहले उससे कहा है जी टेबल को कंप्लीट करो एज अ न्यूमेरिकल फ्रैक्शन. याद रखिएगा आप के की फॉर्म में नहीं दे सकते, आपको न्यूमेरिकल फ्रैक्शंस की फॉर्म में देना है. ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा. आए करते हैं, इस फॉर्मूले को पकड़ते हैं बेटा. ये फॉर्मूला है जिससे प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट हो रही हैं. सबसे पहले क्या होगा हमारे पास? दिस इज गोइंग टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू -2. क्या होगा? k इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 2. तो वो मेरे पास कितना आ जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी -2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? दैट इज गोइंग टू बी 4 प्लस 2 दैट इज गोइंग टू बी 6k. फिर k x इज इक्वल टू -1. क्या आएगा हमारे पास? दिस इज गोइंग टू बी k इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2, 3k आ गया. लिखते भी जाते हैं साथ साथ. 0 पे क्या होगा हमारे पास? 0 का स्क्वायर प्लस 2, 2k आ गया. x इज इक्वल टू 2. क्या बनेगा हमारे पास? दैट इज गोइंग टू बी 2 का स्क्वायर प्लस 2. कितना आ जाएगा हमारे पास? दैट इज गोइंग टू बी 6k. 3 पे क्या आएगा? विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 11k. तो यहाँ पे मेरे पास 11k आ गया. ठीक है. अब पॉइंट ये है, उससे क्वेश्चन में हमें कहा है कि ये जो टेबल फिल करना है ये न्यूमेरिकल होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप के की फॉर्म में छोड़ दें. तो बहुत ही आसान है. हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? दिस इज गोइंग टू बी 6k प्लस 3k प्लस 2k प्लस 6k प्लस 11k. दैट विल बी इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा? दैट इज गोइंग टू बी 28k इज इक्वल्स टू 1 विच मेक्स अस k इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 28. ठीक है. तो ये मेरे पास जब आ गया है, गौर से देखो. नाउ वी आर सपोज टू फाइंड द टेबल कंप्लीट. कैसे करेंगे? k की वैल्यू आ गई. प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? 6 इंटू के आपके पास है 1/28. तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 डिवाइडेड बाय 28. यहाँ पे क्या आएगा? 3 डिवाइडेड बाय 28, 2 डिवाइडेड बाय 28, 6 डिवाइडेड बाय 28 एंड 11 डिवाइडेड बाय 28. आप चाहो तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हो. यहाँ पे छोड़ देता कोई बच्चा तो भी कोई मसला नहीं है. राइट जी. ओके. नेक्स्ट फिर उसने कहा है वेरिएंस फाइंड करनी है. बहुत आसान है. वेरिएंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता था? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट पी ऑफ एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स का स्क्वायर. राइट. गौर से देखो. सबसे पहले क्या करेंगे हम? ई ऑफ एक्स फाइंड करते हैं. सिंपल सा रूल होता है, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाना है. कितना होगा? -2 का मल्टीप्लाई बाय 6/28 प्लस -1 इंटू 3/28 प्लस 0 इंटू 2/28 प्लस 2 इंटू 6/28 प्लस 3 इंटू 11/28. राइट. तो यहाँ से मेरे पास मीन आ जाएगा, जिसकी वैल्यू मैं बता देता हूँ आपको. ये जो हमारे पास आता है दैट इज गोइंग टू बी 15 डिवाइडेड बाय 14. अब वेरिएंस कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है. क्या होगा? सिंपल से बेटा यही वाली वैल्यूज को पकड़ना होता है. ये जो मीन वाला होता है एक्स का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी हो जाता है. सिंपल सा इतना फर्क है. यहाँ पे डालता हूँ मैं ब्रैकेट
और ये जो x की वैल्यूज है ना बेटा, इसका स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई करना है अब, माइनस मीन ऑफ x का स्क्वायर 15/14 होल स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 4.21। दैट्स द सिंपल वर्किंग। ये वाले तो मुफ्त के नंबर होते हैं, राइट जी। आए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट उससे हमें क्या कहा है, कहते हैं द टाइम टेकन इन मिनट्स टू वॉक टू स्कूल वॉज रिकॉर्डेड फॉर 200 पीपल एट अ certain school. These times are summarized as follow. Cumulative frequency दे दी हुई है, स्ट्रेट अवे ड्रॉ करना है, बहुत ही सिंपल से ग्राफ है। क्या बनेगा हमारे पास, गौर से देखो। सबसे पहले यहाँ पे क्या लूँगा मैं, दिस इज गोइंग टू बी माई एक्स एक्सेस, दिस इज गोइंग टू बी माई वाई एक्सेस, राइट। यहाँ पे मेरे पास क्या होगा 40, यहाँ पे मेरे पास क्या होगा 80, यहाँ पे मेरे पास क्या होगा 120, यहाँ पे मेरे पास 160, यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा 200, ठीक है। उसके बाद 15, 25, 30, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है। पहला पॉइंट है 15 पे 18, गौर से देखो 15 ये रहा, इस पे 18 मार्क करना है बेटा। ये देखो ये 20 है तो ये आ गया जी 18, ठीक है। उसके बाद 25 पे 46, 25 पे ये 25 है, इस पे 46 ये आ गया। उसके बाद 30 पे 88 ये आ गया। उसके बाद 40 पे 140 ये आ गया। उसके बाद 50 पे 176, 50 पे 170, 2 का चलेंगे तो ये 176 आ गया। और 70 पे 200, ठीक है। और याद रखें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को एक्स एक्सिस के साथ टच कराना होता है। तो एक सेकेंड, 50 पे 176 है ना, so that is going to be over here, yes. So now if I draw this, this is where the point lies, right? This is how you are supposed to draw the cumulative frequency curve. फिर उसने कहा यूज योर ग्राफ टू एस्टिमेट द मीडियन एंड द इंटरकोटाइल्स, ठीक है। मीडियन आपके पास क्या होता है 50%, तो मेरे पास 200 टोटल है, इसका 50%, दैट इज गोइंग टू बी 100, ठीक है। 100 से चलते हैं, इधर आएगा 100, यहाँ से आया मैं यहाँ पे ऑल द वे अराउंड डाउन, कितना बन गया हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी 33 अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद इंटरकोटाइल का फॉर्मूला क्या होता है, अपर कोटाइल माइनस लोअर कोटाइल, राइट। अपर कोटाइल होती है 75%, 200 का 75% मल्टीप्लाई बाय 0.75 विच इज 150, 150 से चलो, ये देखो
ये मेरा आ गया 140, इसके एग्जैक्ट सेंटर में 150 है, यहाँ से चला कितना बनेगा 42, ये अपर कोटाइल, फिर 200 इंटू 0.25 विच इज़ गोइंग टू बी 50, यहाँ पे मेरे पास कितना होगा दैट इज़ गोइंग टू बी 60, इसके एग्जैक्ट सेंटर में 50 आ गया, तो ये कितना बनेगा दैट इज़ गोइंग टू बी 24, ये लोअर कोटाइल है। तो दोनों को माइनस कर दें, 42 माइनस 24 विच इज़ गोइंग टू बी 18। मार्जिन और एरर ज़रूर होता है क्योंकि हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक होगी बात? ओके। फिर उससे क्या है, कहते हैं कैलकुलेट द एस्टिमेट ऑफ द मीन वैल्यूज ऑफ द टाइम टेकन बाय द 200 पीपल। मीन निकालना है, ठीक है। अब मीन के लिए सबसे पहली बात, यहाँ पे अगर मैं इस टेबल को देखूँ, लेट मी पिक दिस टेबल अप, ये टेबल हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है। इस टेबल से हमें 3 मार्क्स बेटा ऐसे नहीं दिए हैं उसने मीन निकालने के लिए। मीन के लिए स्ट्रेट अवे फॉर्मूला होता है, लेकिन इस टेबल में थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी, राइट। वो चेंजेस क्या हैं? सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं टाइम टेकन की बात करूँगा ना बेटा, तो वो यहाँ पे क्या होगी, तो टाइम टेकन की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम 0 to 15, 15 to 25, 25 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 70। ठीक है, अब हम निकालेंगे मिड वैल्यू। वो कैसे निकलेगी, इन दोनों को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 7.5, यहाँ पे कितना आ जाएगा दैट इज़ गोइंग टू बी 20, यहाँ पे कितना आएगा 27.5, यहाँ पे कितना आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी 35, यहाँ पे कितना आएगा 45, यहाँ पे कितना आएगा 60। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी। ये जो ऊपर लिखी हुई है दैट इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे बेटा, पहली वाली को तो एज इट इज़ लिख दिया करो 18, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो आओ करते हैं, 46 माइनस 18 दैट इज़ गोइंग टू बी 28, फिर 88 माइनस 46 तो दैट इज़ 42, फिर 140 माइनस 88 कितना होगा 52, फिर 176, फिर 200 माइनस 76 कितना होगा दैट इज गोइंग टू बी 24। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे अपना मीन। आए जी फाइंड कर लेते हैं मीन। क्या होगा हमारे पास, मीन विल बी इक्वल्स टू समेशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। कुछ भी नहीं है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाना है। 7.5 मल्टीप्लाई बाय 18 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 28 प्लस 27.5 मल्टीप्लाई बाय 42 प्लस 35 मल्टीप्लाई बाय 52 प्लस 45 इंटू 36 प्लस 60 इंटू 24 डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। कितना होगा हमारे पास, करने की ज़रूरत नहीं है, 200 है। ठीक है, तो दैट इज़ गोइंग टू गिव अस द आंसर विच इज़ 33.65। दैट इज़ द आंसर फॉर अस। ठीक है जी, दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमें? क्वेश्चन नंबर 4 बेटा अगर हम पढ़ें तो इससे हमें क्वेश्चन में क्या कहा है? कहते हैं राहुल हैज़ अ बैग, टू बैग्स एक्स एंड वाई। बैग एक्स कंटेन रेड मार्बल्स 4 and 2 blue marbles. ठीक है, bag Y contain 3 red marbles and 4 blue marbles. Rahul also has a coin which is biased so that the probability of obtaining head थ्रोन इज 1/4। उसके पास एक बाइस्ड कॉइन है। बाइस्ड कॉइन क्या होता है? जिसमें प्रोबेबिलिटीज हेड और टेल की अलग अलग हो। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बेटा 1/4 है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? दैट इज 3/4। ठीक है, उसने कहा है इफ ही ऑब्टेन्स एन हेड, अगर उसके पास हेड आता है, ही चोजेज अ रैंडम मार्बल फ्रॉम बैग एक्स, ही नोटेस द कलर एंड रिप्लेसेस इन द बैग। ये हाईलाइटेबल स्टेटमेंट है। ही देन चोज अ सेकेंड मार्बल फॉर बैग फ्रॉम बैग एक्स। ठीक है, इफ ही ऑब्टेन टेल्स, अगर उसके पास टेल आती है, ही चोजेस अ रैंडम वेरिएबल फ्रॉम बैग वाई, ही नोटेड द कलर एंड डिस्कार्ड। He then chooses at a random a second marble from the bag Y। ठीक है, सिंपल सा रूल है। हेड अगर आएगी तो वो बैग एक्स पे जाएगा और वहां से मार्बल लेके उसको वापस बैग में डाल देगा। टेल अगर आती है तो वो बैग वाई पे जाएगा और उसको डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं भाई, बैग आपके पास जो एक्स है उसमें सिनेरियो क्या है? रेड 4 है, ब्लू 2 है। बैग वाई में क्या सिनेरियो है? रेड आपके पास 3 है, ब्लू आपके पास 4 है। यस, अब उससे हमें कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 मार्बल्स दैट राहुल चूजेस आर सेम कलर। अच्छा, वो और से देखो बेटा, सेम कलर निकालना है। सेम कलर में हमारे पास हो कैसे सकता है? अगर मेरे पास हेड आ जाए और रेड रेड हो, विच मीन्स बैग एक्स से रेड रेड निकलेंगी। ठीक है, प्लस हेड आ जाए और ब्लू ब्लू हो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आ जाए और रेड रेड हो जाए बैग वाई वाली, प्लस टेल हो जाए और ब्लू ब्लू हो जाए। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। वो और से सारे देखो, हेड आए, प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4 मल्टीप्लाई बाय रेड। बैग एक्स में रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा? 4 होगी, डिवाइडेड बाय टोटल 6। ठीक है, इधर टोटल भी लिख देता हूं मैं, और इसका टोटल कितना बनेगा? 7। और याद रखिएगा बैग जो x है इसमें रिप्लेस कर रहा है वो, तो प्रोबेबिलिटी सेम रहने वाली है। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? 4/6 मल्टीप्लाई बाय भी 4/6, प्लस इधर क्या होगा? हेड आने की 1/4 मल्टीप्लाई बाय ब्लू कितनी है? 2 है, सो दैट इज गोइंग टू बी 2 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6। ठीक होगी बात? प्लस यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा? दैट इज गोइंग टू बी 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय रेड आने की कितनी होगी? 3 डिवाइडेड बाय 7। अब वो डिस्कार्ड कर देगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 2 डिवाइडेड बाय 6, प्लस यहाँ पे क्या बनेगी बेटा? दैट इज गोइंग टू बी 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4/7 मल्टीप्लाई बाय 3/6। ठीक है जी। सो इफ आई सॉल्व दीज ऑल तो दैट इज गोइंग टू गिव अस द फाइनल आंसर। तो आइए जी लिख देते हैं पहले। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो दैट इज गोइंग टू बी 4 डिवाइडेड बाय 36, राइट। टेल विद रेड रेड, इसकी आपके पास सॉरी प्लस ये वाली आपके पास आ जाएगी 1/36, प्लस ये वाली जो हमारे पास आती है दैट इज 3/28, प्लस ये वाली जो हमारे पास आती है दैट इज गोइंग टू बी 6/6 डिवाइडेड बाय 28। तो इन सबको अगर मैं सॉल्व आउट करूं तो दैट इज गोइंग टू गिव अस द आंसर विच इज 29 डिवाइडेड बाय 63। आप चाहो तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं। ठीक होगी बेटा? ओके।
फिर उससे हमें क्या कहा है, कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टू मार्बल्स दैट राहुल चूजेस आर बोथ फ्रॉम बैग वाई। अच्छा, दोनों मार्बल्स बैग वाई से होनी चाहिए। गिवन दैट, नाउ द की स्टेटमेंट, गिवन दैट किसका क्वेश्चन हुआ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। गिवन दैट द मार्बल्स आर ब्लू, बोथ मार्बल्स चूजेस बोथ मार्बल्स फ्रॉम बैग वाई, बैग वाई से होनी चाहिए और बोथ ब्लू होनी चाहिए। कंडीशन ऊपर आएगी, बैग वाई से और बोथ आपकी ब्लू होनी चाहिए। तो क्या होगा, ये देखो ये ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, बैग वाई और ब्लू, ये वाली को पकड़ लेते हैं, यहीं से कॉपी कर लिया, ये लिखा ऊपर, डिवाइडेड बाय, गिवन दैट के बाद स्टेटमेंट क्या है बेटा, बोथ मार्बल्स आर ब्लू, किसी भी तरीके से ब्लू आ जाए, दोनों कहाँ कहाँ पड़ी हुई है, एक ये पड़ी हुई है, इसको पकड़ो, इधर आएगा, प्लस ये वाला, ठीक है, और बीच में क्या साइन डाल देंगे, प्लस का, ठीक है जी। आइए इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। सो दैट इज गोइंग टू मेक अस टू 3 डिवाइडेड बाय 14 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 1/36 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 28। तो यहाँ से जो फाइनल आंसर बनता है दैट इज गोइंग टू बी 54 डिवाइडेड बाय 61, दैट इज द फाइनल आंसर, राइट जी। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, नेक्स्ट उससे हमें क्या कहा है, कहता है द वेट ऑफ द ग्रीन एप्पल सोल्ड आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लियर कट लिख दिया भाई, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन ऑफ 90 ग्राम्स एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन 8 ग्राम्स। म्यू उसने दे दिया 90 और स्टैंडर्ड डिविएशन आपको कितनी दी हुई है, 8। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट चोजन ग्रीन एप्पल हैज़ अ वेट बिटवीन दिस, गौर से देखो, हमें निकालना है बिटवीन दिस 83 लेस देन x लेस देन 95, ठीक है, इसके दरमियान होना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहला स्टेप बेटा होता है स्टैंडर्डाइजेशन, x रोटेट, इट इज गोइंग टू बी x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, 83 माइनस म्यू कितना है हमारे पास, दैट इज 90 डिवाइडेड बाय सिग्मा की वैल्यू 8, यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 95 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 8। पहला स्टेप स्टैंडर्डाइजेशन डन। 75 यहाँ पे आ जाएगा z, ठीक है, सॉल्व करो, क्या होगा, सिंपल सा 5 ऑफ 0.625 माइनस 5 ऑफ नेगेटिव 0.875, केसेस होते हैं 5 ऑफ b माइनस 5 ऑफ a, राइट। गौर से देखिएगा, नेगेटिव को पॉजिटिव भी करना होता है, 6.25 माइनस ब्रैकेट डालो 1 माइनस 5 ऑफ 0.875, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, 5 ऑफ 0.625 माइनस 1 प्लस 5 ऑफ 0.875। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो वो मेरे पास क्या होगा, दिस इज 5 ऑफ 0.625 प्लस 5 ऑफ 0.875 माइनस 1। अब इसकी वैल्यू टेबल से लेनी है, इसकी वैल्यू बी टेबल से लेनी है, उनको माइनस करके -1 कर देना है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट अवे लिख रहा हूँ, टेबल से आप लोग चेक कर सकते हैं, 0.7340 प्लस 0.80921 माइनस 1, तो यहाँ से फाइनल आंसर बनता है 0.543। दैट्स द फाइनल आंसर फॉर अस। क्लियर है बेटा, आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, बी पार्ट। कहता है द शॉप ऑल्सो सेल्स रेड एप्पल, 60% ऑफ द रेड एप्पल सोल्ड बाय द शॉप वेट मोर देन 80 ग्राम्स, ठीक है। 160
आर चोजन एट अ रैंडम, यूज अ सूटेबल अप्रॉक्सीमेशन। इसका मतलब क्या हुआ, बायनॉमियल का ये क्वेश्चन है, सिनेरियो है, इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करके हम सॉल्व करने वाले हैं। दैट फ्यूअर देन 105 ऑफ द चोजन रेड एप्पल्स वेट मोर देन 80 ग्राम्स। ठीक है, आए जी, सबसे पहले n इज इक्वल्स टू आपके पास कितना है, दैट इज गोइंग टू बी 160। p आपके पास कितना है 0.6, क्योंकि उसने कहा 60% है। q आपके पास कितना है, दैट इज गोइंग टू बी 0.4। तो सबसे पहले म्यू निकाल लो बेटा, 160 मल्टीप्लाई बाय 0.6 विच इज गोइंग टू बी 96, जो कि ग्रेटर देन 5 होता है, जिसका मतलब कन्वर्जन आपके पास हो सकती है। अलग से कोई स्टेप करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे लिख दिया करो ग्रेटर देन 5। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगी, अंडर रूट एन पी क्यू 160 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट 38.4। ठीक है, अब हमें जो इससे कहा है फ्यूअर देन 105, प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करनी है x इज लेस देन 105। ठीक है, अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन होता है इसमें सबसे देखो स्टेप 3 है, स्टैंडर्डाइजेशन, टेबल, केसेस एंड देन टेबल। इधर एक और ऐड ऑन हो जाता है। सबसे पहले हमें यहाँ पे करनी होती है कॉन्टिन्यूटी करेक्शन, राइट। कैसे होगी, दिस इज 105, ठीक है, इधर आ जाएगा 104.5, इधर आ गया 105.5, लेस देन 105 है, राइट, लेस देन 105 है, इक्वल्स टू नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब मुझे 105 को इंक्लूड नहीं करना, लेस देन, तो यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा मैं। तो क्या बन गया मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 104.5। ठीक है, कंटिन्यूटी करेक्शन हो गई। अब सिंपल सॉल्व कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा 96 डिवाइडेड बाय आपके पास अंडर रूट क्या होगा 1.372, लेस देन है तो स्ट्रेट अवे 5 ऑफ, तो इसको अगर मैं टेबल से देखूं तो दैट गिव्स अस द आंसर व्हिच इज 0.915। आई एम नॉट यूजिंग द टेबल, यू गाइस कैन वेरीफाई दिस आंसर फ्रॉम द टेबल, राइट जी। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 स्टेट्स दैट, उसने हमें कहा क्या, उसने हमें कहा, कहता है द हाइट ऑफ द फीमेल स्टूडेंट एट ब्रेविन कॉलेज इज आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, 90% ऑफ द फीमेल स्टूडेंट हैव एन हाइट लेस देन दिस, 40% ऑफ द फीमेल स्टूडेंट हैज एन हाइट लेस देन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा देखो, दो वैल्यूज जब अननोन हो तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे दो इक्वेशंस बनेंगी, साइमल्टेनियसली दोनों सॉल्व होंगी एंड देन वी विल बी गेटिंग दी आंसर। ठीक है, हमेशा याद रखें जब भी दो वैल्यूज अननोन हो, यू हैव टू फॉर्म अ साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड देन दैट इज टू बी सॉल्व। क्या बनेगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 182.7 इज इक्वल्स टू हमारे पास है 0.9, और यहाँ पे क्या होगा, ये आ गया। ठीक है, अब पहली इक्वेशन इधर से बननी है, ये फीमेल्स की है। ठीक है जी, तो हमारे पास मीन भी पता नहीं है म्यू, और स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा, ये दोनों फाइंड करने हैं। पहला स्टेप स्टैंडर्डाइजेशन लगाओ, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा 182.7 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा इज इक्वल टू 0.9। ठीक है, अब क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 182 ठीक होगी बात। अब देखो गौर से, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है लेट a इज इक्वल टू 182.7 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन a इज इक्वल टू 0.9। ठीक है, अब
सबसे पहले ए को डिसाइड करना है। ये छोटा सा इधर बेल शेप कर्व बनाया, ए की वैल्यू पॉजिटिव मार्क कर दिया करो सबसे पहले। अब लेस देन ए, ये सारा रीजन होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी। अब ये सारा 0.5 से बड़ा है विच इज 0.9, इसका मतलब ए पॉजिटिव है। तो स्ट्रेट अवे लिख दो फाई ऑफ ए इज इक्वल टू 0.9, तो a विल बी इक्वल टू फाई इनवर्स 0.9। अब 0.9 नीचे वाले टेबल में पड़ा होता है, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.282। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा 1.282 इज इक्वल्स टू a क्या सपोज किया था हमने बेटा, इस इक्वेशन को नीचे ले आते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी 1 दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन टू बी गेटेड। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी इक्वेशन पे। इस तरफ क्या बनेगा हमारे पास, सेम सारे स्टेप्स इसके लिए भी रिपीट करने हैं। प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे पहला स्टेप क्या होता है, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा लेस देन 162.5 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा इज इक्वल टू 0.4। और दिस इज गोइंग टू बी प्रोबेबिलिटी z लेस देन, सो दिस इज गोइंग टू बी लेट। अब क्योंकि a मैं सपोज कर चुका हूं बेटा, तो यहाँ पे b लिख देते हैं। So that is going to be probability of z less than b is equal to 0.4. Now construct the bell graph. ठीक है, सबसे पहले b को यहाँ पे मार्क करो। अब ये सारा रीजन 0.4 तो नहीं हो सकता भाई, तो क्या होगा, इसका मतलब ये b पॉजिटिव नहीं है, ये b आपका इवेंचुअली नेगेटिव है। तो ये वाला रीजन सारा है। नाउ प्लेस अ नेगेटिव ओवर हियर, प्लेस अ नेगेटिव ओवर हियर एंड प्लेस अ नेगेटिव ओवर हियर एज वेल, राइट। तो अब मेरे पास क्या होगा यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू बी फाई ऑफ माइनस b इज इक्वल टू 0.4। सो माइनस को पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, so that is going to be 1 minus 0.4 is equals to phi of b, so that is going to be phi of b is equals to 0.6। तो यहाँ से b की वैल्यू जो आती है that is 0.253। now we are supposed to form the equation, let's proceed towards that। ये जो लेट किया ना बेटा, इसको पकड़ लो। So that is going to be minus 0.253 is equals to 162.5 minus mu divided by sigma, right? So now this sigma shifted to this side, minus 0.253 times sigma is equals to 162.5 minus mu. This is the second equation, right? Now if I solve these two equations simultaneously, so I will be supposedly getting the value of sigma and mu। तो मैं इनको simultaneously solve नहीं कर रहा हूँ, वो आप लोग कर लीजिएगा। I'm straight away writing the value of mu which is going to be 165.8 and the value of sigma that is 113.2। That is the answer for us। राइट जी, आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, नेक्स्ट आते हैं इस पे। नेक्स्ट क्या कहता है वो हमें, नेक्स्ट वो आपसे कहता है 10 फीमेल स्टूडेंट आर चोजन फ्रॉम दिस। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फ्यूअर देन 8 हैव एन हाइट मोर देन 162। अच्छा, मोर देन हाइट, अच्छा लेस देन की उसने 40% दी हुई है, राइट। तो मोर देन आपके पास क्या बन जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी 0.60%, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो n आपके पास कितना है बेटा, दैट इज 10 नॉट 8, दैट इज 10। प्री आपके पास क्या बन जाएगा 0.6, q आपका बन जाएगा 0.4,
ठीक है, उससे क्या है फ्यूअर देन 8। फ्यूअर देन 8 क्या होगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 8 मुझे निकालनी है। तो मैं ये नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, आई विल बी कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 8 एंड आई विल बी सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम 1। ठीक होगी बात। आइए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 8, x इज इक्वल्स टू 9 प्लस x इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, सॉल्व करो। 1 माइनस 10c8, p आपके पास कितना है 0.6, रेज टू पावर कितना होगा बेटा, दैट इज गोइंग टू बी 8 इंटू 0.4 रेज टू पावर 2 प्लस 10c9 0.6 रेज टू पावर 9 0.4 रेज टू पावर 1 प्लस 10c10 0.6 रेज टू पावर 10 0.4 रेज टू पावर 0। राइट, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो दैट इज गोइंग टू बी स्ट्रेट अवे मैं आंसर लिख रहा हूँ 0.833 एंड दैट इज द आंसर फॉर अस। राइट जी, आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। Moving towards question number 7. It says that how many different arrangements are there of the 9 letters in the word intellect? 9 letters hai. Arrangement. Arrangement is associated with the permutation. And it says that in which 2 T's are together. ठीक है, intellect में 2 T's together होने चाहिए। तो ये मैंने बॉक्स बना दिया बेटा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। तो यहाँ पे मेरे पास दोनों टीज टुगेदर, दिस इज 1 टी, दिस इज द अदर टी, ये टुगेदर होने चाहिए। राइट, सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 and 8, so that is going to be 8 factorial divided by, that is going to be 2 आपके पास L रिपीट हो रहे हैं 2 factorial मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास ईज रिपीट हो रहे हैं 2 फैक्टोरियल फॉर दैट। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे याद रखो, अगर दोनों टीज की आप आपस के अरेंजमेंट लिखना चाह रहे हो ना तो वो आप लिख सकते हो, तो फिर इधर भी मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल करना और नीचे भी 2 फैक्टोरियल करना, तो वो इवेंचुअली कैंसिल आउट हो जाते हैं। अगर कोई बच्चा नहीं भी लिखता है तो हमें कोई मसला नहीं होता है। तो यहाँ से मेरे पास जो आंसर बनता है दैट इज गोइंग टू बी 10080 एंड दैट लीड्स अस टू द आंसर। ठीक है, फिर उससे हमें कहा है, कहते हैं हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द 9 लेटर्स इन द वर्ड इंटेलेक्ट इन विच देयर इज 2 एट ईच एंड 2 इज आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। हाईलाइटेबल स्टेटमेंट, नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, ओके जी, सबसे पहले बेटा बॉक्स बना लेते हैं। क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। उसने कहा है टीज एट एंड, तो ये ना जी टीज को एंड पे मार्क कर दिया। ठीक है, अब टीज ये एंड पे जो है ना बेटा ये फिक्स हो गए, ये नहीं चेंज हो सकते। ठीक है, तो टोटल अरेंजमेंट क्या बनेगी, टोटल अरेंजमेंट 9 फैक्टोरियल नहीं होगी, टोटल अरेंजमेंट इस केस की फाइंड करेंगे। तो टोटल अरेंजमेंट when t's are at the end, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 and 7, so that is going to be 7 factorial divided by 2 l है बेटा multiply by 2 factorial। मैं वैल्यू नहीं फाइंड कर रहा, ऐसे ही लिख रहा हूँ। अब मैं फाइंड करता हूँ बोथ इज टुगेदर। ये लो बेटा, ये दोनों इज आ गए और ये टुगेदर हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 and 6 इज टुगेदर, तो क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी 1 2 3 4 5 and 6, so that is going to be 6 factorial divided by 2 l की रेपिटेशन अब रह गई है, दैट इज गोइंग टू बी 2 factorial। तो हमें जो निकालना था वो निकालना था नॉट टुगेदर। तो बहुत ही सिंपल है, दैट इज गोइंग टू बी 7 factorial बेटा, टोटल अरेंजमेंट 2 factorial into 2 factorial minus 6 factorial divided by
2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से मेरे पास जो आंसर बनता है दैट लीड्स अस टू द आंसर विच इज़ गोइंग टू बी, ये आता है 1260 माइनस 360, ठीक है, विच इज़ अपेरेंटली इक्वल्स टू 900। I hope that is clear to everyone. Right जी. Moving towards the next one. उससे हमें कहा है 4 letters are selected at a random from the 9 letters in the word intellect. कितने letters select कर रहे हो? 4. याद रखना, highlight कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। कहता है find the percentage of the possible selections which have at least one E and at least one T, ठीक है। अब ये जो परसेंटेज है ना बेटा, ये उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ये जो परसेंटेज होती है ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी होती है। और याद हो अगर आपको, खाली क्वेश्चन में अगर वो सिलेक्शन पूछे तो हमने रिपीटेड वालों को नहीं रखना होता, रिमेनिंग को रखना होता है। प्रोबेबिलिटी में हम सबके लिए रखते हैं, राइट। तो यहाँ पे परसेंटेज है तो ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी की तरह डील होगा, राइट। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो रिपीटेड लेटर्स को सबसे पहले लिख देते हैं। टी आपके पास 2 हैं, ई आपके पास 2 हैं, ठीक है। इनके लिए एटलीस्ट कर रहा है वो, रिमेनिंग जो हमारे पास रह जाते हैं वो हमारे पास 5 रह जाते हैं। पूरा लिख देता हूँ, रिमेनिंग इज 5, राइट। और हमें 4 करने हैं, तो आए जी करते हैं 1 2 3 4। टी आ गया, ई आ गया, यहाँ पे रिमेनिंग आएंगे, क्रॉस से डाल रहा हूँ। एटलीस्ट उसने 1 का है ना, at least 1 E and exactly 1 T. My bad, I didn't read it exactly, right? तो T एक ही होना चाहिए। तो एक और जो बनेगा हमारे पास 1 2 3 4, तो एक हमारे पास T आ गया बेटा, और ये 2 E's क्रॉस, ठीक है। ये रिमेनिंग, क्रॉस इज रिमेनिंग, यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं ब्रैकेट में, क्रॉस हम रिमेनिंग को डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, 2 टीज हैं, उसमें से एक आएगा 2C1 मल्टीप्लाई बाय 2C1, 2 ईज हैं, एक आएगा मल्टीप्लाई बाय 5 रिमेनिंग है, उसमें से आपके पास 5C2 आ गया। इधर क्या आएगा 2C1 मल्टीप्लाई बाय 2C2 मल्टीप्लाई बाय 5C1, राइट। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास बनेगा दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 20, या दैट इज गोइंग टू बी 10, 40 आ जाएगा। एंड दिस इज 5 इंटू 1 इंटू 2 दैट इज गोइंग टू बी 10। तो टोटल कितना बन गया हमारे पास 50। दिस इज नॉट द आंसर, हमें परसेंटेज निकालनी है, तो पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लो। 50 डिवाइडेड बाय टोटल कैसे आएगा 9C4 विच इज गोइंग टू बी 50 डिवाइडेड बाय 128, ठीक है। अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे बेटा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 39.7%। दैट इज द आंसर फॉर अस, ठीक है जी। एंड दिस कम्स टू द एंड ऑफ this paper. I hope this video is clear to you guys. Thank you so much. Stay tuned for more videos.